इसमें स्टेक होल्डर होंगे, हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को अंडरस्कोर करते हुए जनरल जीजी द्विवेदी, आइए जनरल पादी के पास चलूं। जनरल पादी, आपने किस बात को सबसे महत्वपूर्ण माना इस पूरे भाषण में? सबसे जो हमारा जो अभी आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, और जो प्रधानमंत्री ने जो एक सपना दिखाया कि अगला 2047 में हमें विकसित भारत बनना है, तो मैं वही सोच रहा था कि 1947 में हम क्या थे, आज क्या है 78 इयर्स में। तो एक स्टैंडर्ड बनता है कि हर साल हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि हम कितना तरक्की किए हैं। तो जब हम विकसित भारत में के लिए उन्होंने जो बताया, उन्होंने कई मुद्दे पे, उन्होंने अहम मुद्दे पे, बिकॉज हर भारतीय उसमें स्टेक होल्डर है, सैनिक खाली अकेला नहीं होता है। जब हम नेशन की बात करते हैं, नेशन का मतलब 140 करोड़ लोग और उनका जो सपना, उनका जो आकांक्षा है, वो सब सम्मिलित होता है। तो अगर ये सारा मिला के अगर हम देखते हैं, तो उन्होंने हर बिंदुओं पे उन्होंने ध्यान दिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर के लिए, डॉक्टर्स के लिए उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी मुद्दा में, ताकि हम भारत को, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी उन्होंने बात किया। उन्होंने हर सेक्टर पे कि हमें आत्मनिर्भरता होना है। आत्मनिर्भरता तो हमें हर लड़ाई में भी हमने देखा है कि जहां पे हमें आत्मनिर्भरता। आप जो कह रहे हैं जनरल पादी, एक राउंड में आप सबके पास होकर आना चाहता हूं जल्दी से। आपका कहना यह है कि हर एक सेक्टर का समावेश ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा, और इस बात का जोर दिखाई दिया उनके भाषण में भी। अवनिजेश जी, विश्व को यह भी कहना कि हमारे मजबूत होने से आप चिंतित मत होइए, ये आप सबकी समृद्धि और शांति का कारण बनेगा, और इस बात को लेकर आश्वस्त करना, इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? दिनेश जी, आज का जो प्रधानमंत्री का भाषण था, वो मैं कहूंगा कि संबोधन भी था और उद्बोधन भी था। उन्होंने देश को संबोधित भी किया और देश की 140 करोड़ जनता का आह्वान किया कि वे देश की उस स्वप्न के साथ 2047 में जो विश्व में सर्वाधिक विकसित और सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करने का जो आह्वान किया है, अद्भुत उत्साह और जोश से भरा हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी, अभी जैसे कह रहे थे, किसी भी सेक्टर की बात, और प्रधानमंत्री का ये स्वभाव रहा है कि लाल किले की प्राचीर से वो देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, मजहब, वर्ण, सेक्टर, किसी भी कहीं से भी हो, उसको लगे कि देश आज वाकई, आज मैं इस देश का एक वो स्वतंत्र नागरिक हूं जिसमें मेरा दायित्व भी है और मेरा अधिकार भी है। ये जो भावना भरने का जो कौशल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही उन्होंने। एक तो ये कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति मैं किसी भी हालत में कमजोर नहीं। मुझे हैरत होती है कि वंदे भारत रेल यात्राओं पर बहुत, रेलवे एक्सीडेंट्स पर तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वंदे भारत पर पत्थर फेंकने वालों पर मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। क्या मिलता है उनको वंदे भारत पर पत्थर फेंकने से? रेल की पटरियों पर पत्थर रख देने से क्या मिलता है और कौन लोग हैं वो? इसमें देश के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता बहुत जरूरी। देश का नागरिक अगर ये अनुभव करने लगेगा, मुट्ठी भर लोग जो निराशा में हैं जी, और जो निराशा के गर्त में इस तरीके से ले जाने के लिए चाहे उनकी गोद में निराशा पल रही है और वो अराजकता की तरफ ले जाते हैं। जरा प्रेम कुमार जी के पास भी मैं एक राउंड होकर आता हूं। अवनिजेश जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि उद्बोधन और संबोधन दोनों ही थे। ये निराशा वाली बात, इसको अंडरलाइन करना, और साथ में ये भी कहना कि वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि भारत तरक्की करेगा तो इससे उनको परेशानी हो जाएगी, वो अड़चन ना डालें। हालांकि वो अड़चन डालेंगे भी तो भारत अपने सामर्थ्य से उसको पार करना जानता है। प्रेम कुमार जी, इसको कैसे देखा आपने? देखिए दिनेश जी, बात यह है कि लाल किले के प्राचीर से आशा जगाने वाला जो मंच है, वहां निराशा की बातें करना, काल्पनिक रूप से निराशा, मुट्ठी भर लोग और इस तरह की बातें करना, कहीं ना कहीं आशा जगाने के मकसद पर चोट डालता है। हम लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं, पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, इसमें निराशा की बात कहां से आ जाती है? लेकिन फिर भी जो कुछ बातें उन्होंने कही, नई बातें तो हमें नजर नहीं आई। हाँ, एक बात पॉलिटिकली नजर जरूर आई कि 1 लाख ऐसे लोगों को इकट्ठा करना जो राजनीति, परिवारवाद और वंशवाद से दूर हैं। तो ये 1 लाख लोग इकट्ठा कैसे होंगे, ये भी प्रश्न है।
कि क्या वैसे 1 लाख लोग जिनके 1 लाख अमित शाह जैसे लोग इकट्ठा होंगे, जिनके बेटे जय शाह बनेंगे, राजनीति से अलग क्षेत्र में वंशवाद पनपेगा? ये सारी बातें। भ्रष्टाचार पर आप बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पर आपका अतीत का आचरण क्या है, उस पर आप पर विश्वास पैदा होगा। आप तो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शरण दे दे करके उप मुख्यमंत्री और न जाने क्या क्या बनाते रहे, तो भ्रष्टाचार पर आप पर भरोसा कैसे होगा? भ्रष्टाचार से संबंधित जो सवाल पैदा होते हैं उसकी आप जांच कराने का नाम नहीं लेते, अपने खिलाफ जो भी आवाज उठती है और दूसरे अपोजिशन के नाम में कोई भ्रष्ट है तो उसको अपने साथ ले अच्छा, आते हैं, तो भ्रष्टाचार पर भरोसा कैसे होगा? ये सारी बातें राजनीतिक ये बातें, ये ऑब्जर्वेशन आपके महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूं। आपने कहा कि आज उत्साह वाले स्थिति में, आज मौका और दस्तूर देखते हुए निराशा की बात नहीं होनी चाहिए। मैं इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूं, 3 अच्छी बातें आपको क्या लगी इस भाषण की? देखिए, बातें तो सारी अच्छी दिख रही हैं, व्यवहार में आप उस पर कितना अमल करते हैं। आप जो भी बातें इन्होंने कही, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात वेलकम है, नौजवानों की बात वेलकम है, लेकिन नौजवानों के लिए बेरोजगार कैसे मिलेगा इसका तो कोई रोड मैप ही नहीं दिया। तो बातें सभी अच्छी लगी, युवा शक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए। चाहता हूं, और ये एकदम तटस्थ रूप से देखिएगा कि वो स्वच्छ भारत हो, वो जनधन अकाउंट्स हो, वो शौचालय निर्माण के संदर्भ में टारगेट देना हो अपने आप को, और उसके बाद अगले बार जब आए तो प्राचीर से यह भी बताना है कि हमने कितना लक्ष्य अचीव कर लिया है। अलग अलग संदर्भों में उन्होंने हर एक बार, ये 11वां उनका संबोधन था लाल किले की प्राचीर से, खुद उन्होंने टारगेट सेट किए और उसके बाद देश को यह भी बताया कि इसमें क्या क्या अचीव हो गया है। क्या इस मायने में आप मौजूदा प्रधानमंत्री को बाकी प्रधानमंत्रियों से अलग पाते हैं क्या? देखिए, मौजूदा प्रधानमंत्री 11वीं बार झंडा फहरा रहे हैं तो बाकी प्रधानमंत्रियों से ऐसे ही अलग है। उनके पास लंबा कार्यकाल है, करने का भी है, दिखाने का भी है, बताने का भी है। लेकिन 2019 में जो देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका हो, आज 24 में 5 साल में एक छलांग नहीं लग पाया है। और 2019 में इसलिए लगा था क्योंकि $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक हम पहुंचे थे और उसके आधार पिछले बीते समय में हुआ काम था। 3 से हम अगर 4+ होते तो हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके होते, लेकिन आज तक नहीं पहुंच पाए। 5 साल में कोई छलांग नहीं लगे। मैं जरा एक जल्दी से कमेंट ले लेता हूं अपनी जेस जी का, ये महत्वपूर्ण है।